कॉपीराइट लॉ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कॉपीराइट लॉ को डिस्कस करेंगे। मलेशिया में बिजनेस करने के लिए इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मदरजा झेल टॉपिक डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट लॉज इन मलेशिया, कॉपीराइट एक्ट 1987, द पेनल्टीज ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो मज़ीद तफसील के लिए आइए शुरू करते हैं। अगर कॉपीराइट के ऊपर कोई लॉ बना है, इतनी फाइल्स इसके ऊपर क्रिएट हुई हैं, तो क्यों हुई हैं, किस लिए हो रही हैं? तो कॉपीराइट बेसिकली वो चीज होती है कि आपकी कोई भी चीज की हुई, आपका ऑथेंटिक वर्क, वेदर वो आप किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी फील्ड्स पे कॉपीराइट्स लगते हैं। उन फील्ड्स के अंदर रहते हैं आपका जो भी काम है, जो आपने ओरिजिनली क्रिएट किया है, आपकी अपनी वो ऑथेंटिसिटी के साथ वो क्रिएटेड है, यानी वो कॉपी किसी और की नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। यानी आप उसके यूजेज के ऊपर लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि कौन से पर्सन मेरे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो ये कॉपीराइट लॉ बेसिकली होता है। तो मलेशिया का कॉपीराइट लॉ किस तरह से चलता है हम लोग वो देखेंगे। अब सबसे पहले आता है कॉपीराइट एक्ट, जो है, जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो होती है मलेशिया आपको देती है, वो गवर्न होती है अंडर ये कॉपीराइट एक्ट 1987 के। इसके अंदर वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके सारे काम पे। यानी इसके अंदर हर चीज वो आउटलाइन कर दी जाती है कि किन चीजों के ऊपर कॉपीराइट लगता है और कैसे कैसे लगता है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब इस तरह होता है जिस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इन पे भी कॉपीराइटेड होते हैं। यानी ये आप बगैर उस कंपनी के परमिशन के इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो आपको फिर पेनल्टीज वहाँ पे पे करनी पड़ती है। ओके। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और कितने कितने स्कोप पे इन्वॉल्व होती हैं। यानी अगर मैं अगर हम देखेंगे एक लिटरेचरी में आता है, लिटरेचर वगैरह पर्सन हो, तो उनमें कौन कौन सी चीजें कॉपीराइट के अंदर आती हैं। फिर कॉपीराइट अगर लग गया है तो कितने स्पैन के लिए वो कॉपीराइट लगता है, और अगर आप कॉपीराइट से कोई वायलेशन कोई पर्सन करता है तो वो वायलेशन किस किस तरह की होती हैं, और अगर वायलेशन हो गई है तो उनके ऊपर आपको आप पेमेंट्स कितने करने पड़ते हैं, यानी आपके पास पेनल्टीज किस तरह की पड़ती हैं। तो बेसिकली हमारे कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये होता है मलेशिया के। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी कंपाइलेशंस हैं या किसी भी तरह से आपने कुछ चीज बनाई है, वेदर वो सिंबल से, फिगर से, वो विजिबल फॉर्म में है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज जो आपने खुद क्रिएट की है, इसमें किसी भी तरह से आपके टेबल्स हो सकते हैं। अब लिटरेरी वर्क के अंदर आता है जो आप, जिसे हम अदीब्स कहते हैं, ठीक है, अदब के साथ, यानी आपने किसी भी तरह से किसी बुक से रिलेटेड हो गया, अब आप ऑथर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, इस तरह के वर्क्स में जब आपकी बात आती है तो लिटरेरी वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो इसमें आपको कॉपीराइट ओनर को प्रोवाइड किए जाते हैं। हम आगे भी डिटेल में देखेंगे कॉपीराइट किस तरह से होते हैं। और लिटरेरी वर्क के अंदर ये भी होता है कि हम लोग, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बेसिकली हम लोग कई डाटा अपना अब मैनुअली सेंड करने की बजाय ऑनलाइन सेंड करते हैं। तो ये चीजें भी कॉपीराइट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ट्रांसमिशंस के आपका ओरिजिनल वर्क आप उसे वायर्ड या वायरलेस मीन्स के साथ पब्लिकली या प्राइवेटली भी उसे शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, किस फेज में आप उसको सेस देना चाहते हैं किसी पर्सन को, वो सब के सब कॉपीराइट्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं जब आप कॉपीराइट आपने ऊपर एक कॉपीराइट्स वगैरह लेते हैं। तो इसके अंदर यही इन्वॉल्व होता है कि आपकी ट्रांसमिशन, आपका काम, आप कैसे उसको ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं, आप उसको अगर अवेलेबल करना चाहते हैं कि जी पब्लिक उससे काम फायदा ले सके, तो किस किस तरीके से वो पब्लिक फायदा ले सकती है आप, और पब्लिक को कितनी एक्सेस आप अपने काम की देंगे, वो सबका सब इस लिटरेरी वर्क के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज, कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉपीराइट तो लग गया, लेकिन इसमें इन्फोर्समेंट कौन करवा रहा होता है। तो जो कॉपीराइट एक्ट होता है वो बेसिकली जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन है मलेशिया, जिसे माई आईपीओ कहते हैं, उस एजेंसी के अंडर इसको इन्वॉल्व किया जाता है। उसी में इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड इन्वॉल्व होती है। और ये हमारे पास ये दो से तीन जो होती हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह अपार्ट फ्रॉम पुलिस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं आपकी इन्फोर्समेंट में। ये आपको क्लोजली हर चीज के अंदर आपको गाइडलाइन भी देंगे, लेकिन अगर विषय के पेनल्टीज के तो भी वो इसी इन्हीं की जुरिस्डिक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसमें एंटी पायरेसी मेजर्स भी होते हैं। पायरेसी का लफ्ज हम लोगों ने सुना होगा। तो पायरेटेड का मतलब यही होता है कि किसी का कोई ओरिजिनल वर्क किसी ने उसको इस्तेमाल कर लिया है अपने नाम से, और कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसने कहा जी कि ये मेरी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटेड हुआ है। तो इस तरह की चीजों को वो पायरेसी में इन्वॉल्व होती हैं। तो कॉपीराइट वगैरह इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। और एक और चीज, मलेशिया का जो कॉपीराइट एक्ट होता है वो उसमें एक कॉपीराइट ट्रिब्यूनल होता है, जिसका मकसद आपको होता है आपको लाइसेंस प्रोवाइड करना। नेशनल लैंग्वेजेस में वो आपको पब्लिश वगैरह करवा देते हैं आपका लिटरेरी वर्क वगैरह रिटर्न फॉर्म में, या किसी भी लैंग्वेज में आप उसे लेना चाहें
लेकिन वो जो लाइसेंस वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा वो कॉपीराइट ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी जगह पे कॉपीराइट लग सकता है और आप ले सकते हैं। तो जो सबसे पहले वो काम आता है वो लिटरेरी वर्क होता है, फिर म्यूजिकल वर्क के ऊपर भी कॉपीराइट लिया जाता है, आर्टिस्टिक वर्क्स के ऊपर कॉपीराइट लिया जा सकता है, फिल्म्स पे, साउंड रिकॉर्डिंग्स के ऊपर लिया जा सकता है, ब्रॉडकास्ट वगैरह जो न्यूज़ पे इस तरह की चीजों पे भी होता है। डेरिवेटिव वर्क, अब डेरिवेटिव वर्क हम एक चीज है जो मैं नहीं बताऊंगी, बाकी तो हम सब काफी फेमिलियर होते हैं। डेरिवेटिव वर्क ये होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क्स वगैरह या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी चीज है उससे आपने कुछ नया ड्राइव किया। ये नहीं कि आपने एग्जिस्टिंग चीज पे कोई ही मॉडिफाई करके वही चीज दोबारा से बेचना शुरू कर दी है, वो नहीं, वो पायरेसी में आ जाएगा। डेरिवेटिव वर्क का मतलब होता है कोई एग्जिस्टिंग चीज थी, आपने जस्ट उससे इंस्पायरेशन लिए एंड देन यू क्रिएटेड योर ऑन वर्ड, योर ऑन वर्क। तो इस तरह की चीजों को डेरिवेटिव वर्क्स में आता है, इनके ऊपर भी कॉपीराइट लिया जा सकता है। और जो पब्लिकेशन होती है यानी ऑथर्स होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, एडिशन होते हैं, उनके ऊपर भी कॉपीराइट लग सकता है। अब एक कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा चले ये तो वो फील्ड है जिन पे कॉपीराइट लगता है, लेकिन आपने शुरू में बताया था स्कोप भी होता है। अब स्कोप का मतलब ये होता है कि एक फील्ड आपको बता दी, अब उस फील्ड में किस हद तक किस किस जगह पे कॉपीराइट लग सकता है वो उसका स्कोप होता है। तो अगर लिटरेरी वर्क की बात होती है तो जो भी राइटर्स होते हैं उनका जितना भी काम होता है उसके ऊपर कॉपीराइट वो ले सकते हैं। म्यूजिकल वर्क्स की बात आ जाएगी तो जो कंपोजर्स होते हैं जो म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं अपनी, जो उन्होंने वहाँ पे साउंड्स वगैरह कंपोज किए होते हैं उनके ऊपर वो कॉपीराइट लेते हैं। अगर आपके पास आर्टिस्टिक वर्क्स वगैरह हो जाएंगे तो वो सारी की सारी फोटोग्राफ्स और वो सारा का पर्सन जो आपकी फोटोग्राफ ले रहा है वो सबके सब इसे अंडरटेकन करेंगे कि जी हम लोग इसको लीक नहीं करेंगे। अब देखिए जिस तरह के आर्टिस्टिक वर्ड्स वगैरह होते हैं उन्होंने कई चीजें पहले प्री शूट्स किए होते हैं, लेकिन हमें या हम पब्लिकली वो अवेयरनेस की होती है, जस्ट वो टाइम जब बताया जाता है तभी उसे पब्लिकली अनाउंस किया जाता है, पब्लिकली उसे विजिबल किया जाता है। तो इस तरह की चीजें उस टाइम स्पैन में वो अंडरटेकन किया होता है कि आप कॉपीराइटेड की तरह हैं, आपके पास कॉपीराइट्स हमने आपको दिए हैं, तो आप जो हैं वो हमारे तरीके से चलेंगे, जब तक हम उसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे आप किसी भी तरह से हमारा कोई डाटा पब्लिकली नहीं दे सकते। तो जब हमारे पास आर्टिस्टिक वर्क होता है वो रेदर कोई फोटोग्राफ हो, फिल्म हो, किसी भी तरह की चीज हो, तो वो इस तरह से उसको सेव करते हैं। फिल्म में बात आती है तो आपके साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ गई, किस तरह से पर्सन ने अरेंजमेंट्स किए हैं। सेम बात आ गई आपकी फिल्म्स वगैरह भी प्री शूट्स होती हैं लेकिन वो रिलीज जब होती है तभी पब्लिकली सामने आती हैं, अदरवाइज कोई भी पर्सन उनकी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली नहीं कर सकता। देन आपके पास ब्रॉडकास्ट वगैरह आ गया, यानी जो पर्सन है वो प्रोग्राम जो कर रहा है उसकी ही और शी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सारे के सारे कंटेंट। मेन चीज कंटेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज कास्टिंग होती हैं, जो आपके पास चैनल्स होते हैं, उनका कंटेंट भी इंडिविजुअल होना चाहिए, ना कि ये कि एक न्यूज चैनल से उठाया दूसरे चैनल पे वही सेम बात कर रही है। ये कॉपीराइटेड इश्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे पेनल्टीज पड़ सकती हैं। तो वो पर्सन जो कि ट्रांसमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह के पर्सन के लिए उनके लिए कंटेंट ओरिजिनल क्रिएट होता है। अब ये तो वो आ गया स्कोप। अब आगे हम देखते हैं लिटरेरी म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क को थोड़ा सा और डेप्थ में कि ये लगता कब से कहाँ तक है। तो वंस टाइम जब आपने कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर दिया, आपको आपके वर्क के अगेंस्ट कॉपीराइट्स मिल गए, तो आपकी लाइफ स्पैन में तो वो आपके पास रहता ही है। लेकिन इन केस आपकी डेथ के बाद, तो वो आपकी डेथ के बाद आपके जब एक्सपायरी डेट होती है आप, तो वो पीरियड ऑफ 50 ईयर्स तक रहता है। यानी इन केस अगर आपकी डेट एक्सपायर होगी लेकिन आप कॉपीराइट जो होता है वो लाइफ स्पैन तक 50 ईयर्स तक आपका वहाँ पे रहेगा। आपके पास लिटरेरी म्यूजिक आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं, उन सबका इसी तरह होता है कि वो आपके जिस टाइम आपने ले लिया तब तो वो एप्लीकेबल है, देन अगर आपके पास आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद भी अप टू 50 ईयर्स तक वो आपका कॉपीराइट आपकी फैमिलीज के पास, आपके ओरिजिनल वर्क जितने भी आपके साथ जिन्होंने काम किया आपने उनके साथ मिलकर कॉपीराइट अगर लिए तो वो 50 ईयर्स तक एप्लीकेबल होता है। इन केस अगर आपने ज्वाइंट कोई ऑथरशिप ली थी, जिस तरह अभी हमने बात की, अगर आप किसी पर्सन दो बंदों का काम था और उन दोनों के पास कॉपीराइट थी, तो फिर अगर अगर एक की डेथ हो जाती है एंड एक की नहीं हुई, तो जो लास्ट पर्सन, जो अगर दोनों में से कोई जो लास्ट पर्सन डेथ होगा उसके हिसाब से फिर उनकी कॉपीराइट कैलकुलेशन वगैरह ड्यूरेशन वगैरह कैलकुलेट होती है। वायलेशन जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि कॉपीराइट तो लग गया, अब मिल गया हमें, अब बताएं जी वायलेशन किस किस तरह से हो सकती है, ऐसे हमें पता कैसे लगेगा जी कि मैंने वायलेट कर दिया ला। तो कॉपीराइट जो होती है वायलेशन होती है, कोई भी पर्सन जो कि कॉपीराइट का ऑनर, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई आप जिस तरह कह लें हम अपनी डेली की एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, सेफ कंसल्टिंग के पास उसका एक कॉपीराइट है, ठीक है, यानी वो कोई डाटा इंफॉर्मेशन हम भी कहीं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। और अगर जब तक हमें पेफ कंसल्टिंग अलाउ नहीं करेगी, और अदर देन दैट कोई भी पर्सन उससे अलाउ पब्लिकली नहीं लेके जा सकता।
क्योंकि हम तो उसके ऑनर नहीं है, ऑनर उसका पेफ कंसल्टिंग है। तो अगर कोई बंदा बीइंग नॉट अ ऑनर लेकिन फिर भी वो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहेगा तो वो फिर उस वायलेशन में क्रिएट होगा। आप इसके बाद आता है आपके पास लाइसेंस वगैरह कॉपीराइट्स का नहीं है और आपने उस पर्सन से नहीं लिया हुआ, फिर भी उसकी कोई ना कोई चीज़ को आप इस्तेमाल करें तो वो भी एक वायलेशन में आता है। तो किस-किस तरह से आप आपके पास लाइसेंस भी नहीं लिया, ना आपने उससे अलाउंस ली है, ना उससे परमिशन ली है, तो आप किस-किस तरह से ये वाली चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कि आप सबसे पहले जो आता है वो ये बात आती है कि आपने उनके एग्ज़िस्टिंग काम को या उनके एग्ज़िस्टिंग जितने भी आपके पास कॉपीराइट या कोई भी तरह जैसे म्यूज़िक हो गया, कोई साउंड्स हो गए या कोई वर्क था, कोई बुक थी, तो आपने उनके मटेरियल को रिप्रोड्यूस कर दिया। कोई शो है, कोई प्ले है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से कुछ भी था, तो आपने उनसे कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं क्रिएट की। आपने उसी चीज़ को एज़ टू बी कॉपी पेस्ट किया, तो वो एक वायलेशन होती है कॉपीराइट की। या आपने ऐसा किया कि आपका आर्टिकल जिस तरह मैं बात कर रही थी, जब हम पेफ कंसल्टिंग की हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो जब वो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, हम लोग तो आउटसाइड शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन केस मैंने वो या किसी बंदे ने उन्हें किसी और कंपनी को या किसी और चीज़ को सेंड कर दिया, जिस तरह हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कि आपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए वो डाटा किसी और को बेच दिया, तो देन भी आपने वायलेशन की है। इन केस अगर आपने सेल्स वगैरह या हायरिंग के लिए आपने जिसमें कॉपी वगैरह क्रिएट की, जिस तरह हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, पेफ कंसल्टिंग है, हम लोगों ने कोई काम के फाइनेंशियल गेन्स के लिए किसी भी तरह से उसको इम्पोर्ट कर दिया, किसी को बेच दिया, या तो वो सब के सब सेल परचेज़ में ट्रेड किया हमने इन अगेंस्ट, तो वो सब के सब वायलेशंस कहलाती हैं। फिर ये होता है हम जिस तरह आपने अगर किसी को अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए बेचा या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए कॉपीज़ बना के, तो देन भी वो वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व भी होता है। फिर अगर बात आती है कि आपके पोज़ेशंस हैं आपके पास, और अगर आपने क्या किया है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक राइट्स वग़ैरह थे जिसमें हमने बात की थी कि लिटरेरी वर्क में आपके पास ट्रांसमिशन का राइट भी आपको दिया जाता है, कि आप किस तरीके से अगर कॉपीराइट किसी को अलाउ कर भी रहे हैं तो वो किस तरीके से उसको पब्लिकली शेयर कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप लोगों के पास आपके डिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर, हमने वही बात की थी कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन वग़ैरह स्टार्ट कर दी है या पब्लिकली आप अपने लिटरेरी या म्यूजिकल वर्क वगैरह की अथॉरिटीज़ को या किसी भी तरह से कॉपी कर रहे हैं और एक पायरेसी फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो सबके सब वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। वायलेशंस के बाद बात आती है पेनल्टीज़ की, कि पेनल्टीज़ किस तरह से होती हैं और किस-किस एक्सटेंट तक हमें पेनल्टी पड़ सकती है। तो कोई भी पर्सन जिसने आपकी आपके आपके ओरिजिनल वर्क की कॉपी क्रिएट की और उसे अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए सेल किया, या किसी भी तरीके से उसे ट्रेड किया या एक्सपोज़ किया आपके काम को, तो वो सब के सब वायलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। और वायलेशंस की 3 कैटेगरीज़ आती हैं कि वो किस-किस एक्सटेंट पे आपको वहाँ पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं। तो पहले में आपको आती है कि आपने कॉपीज़ पब्लिकली आपने बनाई और पब्लिकली आपने कॉपी क्रिएट की और ना पब्लिकली उसे एग्जिबिट्स कर दिया मलेशिया में, ठीक है? तो जो आती है वहाँ पे जो आपको सबसे पहले आपके पास जो आप लायबिलिटीज़ आती हैं, तो वो आपको 2000 से 20,000 के बीच-बीच में आपको वहाँ पे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब जो आपके पास फाइन्स होते हैं वो आपके, आप ये कह सकते हैं कि आपने जो क्राइम किया उसके हिसाब से आपके ऊपर आपके पैसे आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, आप पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं और ये आपको 5 इयर्स तक इम्प्रिज़मेंट में भी जा सकता है। फिर जो सेकंड सिनेरियोज़ आता है वो ये आता है कि ये तो चलिए ऑफेंस हो गया कि आपने कॉपीज़ क्रिएट करके सेल परचेज़ कर दी। इससे ज़्यादा ऊपर ऑफेंस की तरफ जाते हैं तब आपको जो वहाँ पे पेमेंट्स करनी पड़ेंगी वो 4,000 टू 40,000 के बीच-बीच में होती हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। लेकिन उसके साथ आपकी इम्प्रिज़मेंट जो होती है वो 10 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। कोई भी पर्सन जो कि आपके आप जिसने आपसे कॉपीराइट तो ले लिया लेकिन लेकिन आपने उसे एक्सेस भी दी थी काम इस्तेमाल करने की, लेकिन कुछ एक लिमिटेड एक्सेस दी थी, ये पब्लिकली आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इतनी नहीं कर सकते। लेकिन उसने उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, कॉपीज़ क्रिएट करके आप लोगों को नुकसान इस तरीके से पहुँचाया, तो वो वहाँ पे आपको पेमेंट्स वगैरह करता है, तो वहाँ पे एक थर्ड सिनेरियो ही क्रिएट हो जाता है कि तब आपको 8,000 से 80,000 तक के तक आप पेनल्टीज़ पड़ती हैं और जो इम्प्रिज़मेंट होती है वो 20 इयर्स तक इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो बेसिकली जो हमने आज कॉपीराइट लॉ हमने देखा था, हमारे पास जो मलेशिया का कॉपीराइट लॉ आया है, वो ऑल अबाउट ये था कि कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट कॉपीराइट की इन्फोर्समेंट करता कौन है, कौन-कौन सी हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कॉपीराइट किन-किन सिनेरियोज़ पे वहाँ पे मलेशिया में लग सकता है। अगर इन फील्ड्स पे लगता है, तो इन फील्ड्स में किन-किन चीज़ों पे लगता है, अगर लग गया है तो अगर वायलेशंस होती हैं, तो वायलेशंस किस तरह की होती हैं और अगर वायलेशंस हो गई हैं,
तो उन पे पेनल्टीज़ किस तरह से बढ़ती हैं। तो कॉपीराइट लॉ मलेशिया का हमारे पास बेसिकली इसी बारे में था। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।